आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 11th में जैसे ही बच्चे आते हैं ना, सबसे पहले इसी को पढ़ना चाहते हैं। मतलब ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है क्लास 11th में आते ही, ठीक है। और जैसे बच्चे मिलते हैं वो बोलते हैं सर मोल कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, इस मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बात? ओके। तो इसके पहले हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, कुछ एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स को देखा था हम लोगों ने कि ये क्या होता है, इनका डिटेल में बात हुआ था पिछले लेक्चर्स में। अभी जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो देखते हैं। मोल, तो मोल is the SI unit of amount of a substance। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर है ना, वो सब्सटेंस कैसे मेजर किया जाएगा, और सब्सटेंस मोल में मेजर किया जाता है। जब भी हम लैब में या कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल के टर्म में मेजर करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole। कौन से पार्टिकल को? अगर इतना पार्टिकल है हमारे पास, तब कितना पार्टिकल, 6.022 into 10 to the power 20, बहुत बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। वो क्या, एक मोल कहलाएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो नंबर दिख रहा है 6.022 into 10 to the power 23, इसमें पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं, ये पार्टिकल इट मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑल आर 1 मोल। एक मोल मतलब हम एटम की बात कर रहे हैं, इतना एटम अगर जमा हो गया एक साथ या कलेक्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। सैंड पार्टिकल ही अगर लिया जाए, अगर इतना पार्टिकल जमा हो गया एक साथ तो हम बोलेंगे इट इज 1 मोल। अब इस नंबर को, ये जो नंबर है 6.022 into 10 to the power 24, it is equal to also known as मोल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, मोल नंबर बोलते हैं, या फिर अवोगाड्रोस नंबर भी बोला जाता है, या फिर इसको शॉर्ट में Na के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से हम इस नंबर को बता सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि ये नंबर, ये मोल और मास का क्या रिलेशन है। मतलब अगर हमारे पास एटॉमिक मास है और ये मोल है तो उन दोनों का क्या रिलेशन होगा, मतलब आगे हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट। इसके पहले हम लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या, एटॉमिक मास पर बात की थी। अब इस एटॉमिक मास को ग्राम में चेंज कर दिया जाए, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको हम किस में लगा रहे हैं, ग्राम में लगा रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास कार्बन है तो 12U हो रहा था, वो सिर्फ एटॉमिक मास था, उसी एटॉमिक मास को अब किस में, ग्राम में लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। अगर एल्यूमिनियम है हमारे पास, 27U पढ़ रहे थे, इसके पहले इसको 27U बोला गया था, ये क्या था, ये एटॉमिक मास था, इसको चेंज कर देते हैं हम ग्राम में, तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। वैसे ही अगर आयरन है Fe, इट इज 56U, क्या ग्राम में चेंज कर देते हैं 56 ग्राम, तो ये सब क्या आ गया, ग्राम एटॉमिक मास। अब आप अगर बुक्स वगैरह देखिएगा ना तो वहां बहुत अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखा गया है,
ये भी एक डेफिनेशन है। तो जो सबसे इजी डेफिनेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे जब हम पूरा मोल डिटेल में पढ़ लेंगे तो इसका एक और नया डेफिनेशन बनकर आएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम जानते हैं कि when atomic mass of a substance is represented in grams is called gram atomic mass। अब U से ग्राम में क्यों लाया गया? अब U जो था ना वो यूनिफाइड मास था, मतलब वो कितना भारी होगा हल्का होगा ना उसका आइडिया लग नहीं रहा था कि एक्चुअली में कितना है। लेकिन जैसे ही ग्राम आ गया, ये तो काफी फेमिलियर है हमसे, बहुत अच्छा जानते हैं क्या हम ग्राम, अच्छा 1 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, तो हम ग्राम में चेंज कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो कोई भी सब्सटेंस अगर ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है तो इट इज इक्वल टू 1 मोल। हो गया ये मोल का रिलेशन। मतलब क्या कि अगर 12 ग्राम कार्बन लिया जाए तो इट इज इक्वल टू 1 मोल होगा। वैसे ही अगर एल्युमिनियम लिया जाए 27 ग्राम एल्युमिनियम 12 ग्राम नहीं, एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना आया? 27 ग्राम आया, ये 1 मोल। आयरन 56 लिया जाए तो 1 मोल। ठीक है। वैसे ही अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक फॉर्म में है, मींस यहाँ पर ये इतने एटम्स होंगे। अब ये पार्टिकल को हमने डिफाइन कर दिया कि ये इतना पार्टिकल हो, कौन सा पार्टिकल? एटम होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? कार्बन 1 मोल। अगर 12 ग्राम एक छोटा सा पीस है 12 ग्राम कार्बन का, क्लियर, तो उसमें क्या होगा, कितने पार्टिकल होंगे? शॉर्ट में हम Na एटम्स लिख सकते हैं। वैसे एल्युमिनिया, एक हमारे पास छोटा सा एल्युमिनिया का पीस था एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम में क्या है 27 ग्राम का वो पीस था, तो हम क्या बोलेंगे वो कितना है? इट इज 1 मोल। और अगर 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? उसमें पार्टिकल्स Na एटम्स होगा। इसमें भी क्या होगा? Na एटम्स होगा। अब अगर 27 ग्राम नहीं लेते हैं, इसको डबल करते 54 ग्राम कर दिया जाए, तब तो 27 ग्राम में 1 मोल था तो 54 ग्राम में क्या डबल हो जाएगा। मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट का एक और सिंपल सा क्या फॉर्मूला है ना, इसको बिल्कुल यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड वो 1 रुपया में 1 चॉकलेट, तो 10 रुपया में कितना चॉकलेट, है ना। क्लास 4-5 से वो यूनिटरी मेथड शुरू होता था, क्लियर। तो बस वैसा ही काम करना है कि 1 मोल में Na एटम्स, तो 10 मोल में कितना? 10 Na एटम्स। समझ में आ रही है बात? ओके। इसको आप लोग पूरा देखते रहिएगा वीडियो को, है ना। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई विद इन एन आवर आपको मिल जाएगा। या और ज्यादा अगर कोई डाउट हो तो मैंने अब डाउट टाइम भी सेट कर दिया है कि अगर कोई 11th का बच्चा है तो मुझसे डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकता है फ्रॉम 5 to 6 PM। अब शाम में 5 से 6 बजे के बीच कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर उसको मैं आपसे कॉल पे भी समझा सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज व्हाट, ये सब एटॉमिक के लिए बात कर रहे थे। अब देखते हैं मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद होगा पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे। तो मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या उसको किसमें चेंज कर देना है? जैसे एटॉमिक मास को चेंज हुआ था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो व्हेन molecular mass of a substance is represented in gram is called gram molecular mass। ठीक है, जैसे H2O, H2O कितना लेते हैं? 18 ग्राम, तो क्या हो जाएगा वो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि 18U इसका क्या आ रहा था? मॉलिक्यूलर मास आ रहा था। वैसे ही अगर CO2 लिया जाए, CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो इट इज इक्वल टू 2 ग्राम। अब ये काम तो ठीक है, हो गया। अब इसका रिलेशन क्या होगा मोल से? तो कोई भी अगर सब्सटेंस है और कितना है अपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है तो इट इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब वो क्या हो जाएगा? 1 मोल। 18 ग्राम पानी अगर कहीं रखा हुआ है 1 मोल। 44 ग्राम CO2 अगर है तो ये भी 1 मोल। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस कहीं है तो ये भी क्या होगा? 1 मोल होगा।
और अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस हो तो उसमें पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ एटम नहीं, ये मॉलिक्यूलर पार्टिकल है, मॉलिक्यूल लिया गया है, तो ये क्या होगा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब Na ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, ये Na मॉलिक्यूल्स होगा, Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ए सिंपल इंट्रोडक्शन, एकदम सिंपल, मतलब इसको सिंपलेस्ट बोल सकते हैं ना, सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन है कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास का मोल से क्या रिलेशन होगा। समझ में आ रही है बात। अब कुछ फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस दे दिया गया, जैसे बोल दिया गया कि 100 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस है तो बताइए उसमें कितने मोल्स होंगे, है ना। तो एक तो यूनिटरी मेथड है कि 2 ग्राम में 1 मोल, तो 100 ग्राम में 50 मोल, है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। when number of particles given, अगर पार्टिकल गिवन है, अब यहाँ मास नहीं गिवन हो रहा है, अभी क्या गिवन हो रहा है, पार्टिकल गिवन है। क्या है पार्टिकल, सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू, हमारे पास पहले तो फॉर्मूला देख लिया जाए कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, मोल नंबर। क्या है, अगर बोल दिया जाए ना कि हमारे पास CO2 जो है वो 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो बताइए कितना मोल होगा। तो क्या करना होगा, सेम, कितना गिवन, ये जो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3.011 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय मोल नंबर, कितना मोल नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। ये क्या फाइंड हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बिल्कुल सीधा दिखता हुआ है ना, ऐसे कैंसिल, ये 23 ऊपर 20, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स ऊपर जाएगा तो -3 हाफ, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आ जाएगा, मतलब इतने मोल होंगे। समझ में आई बात। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा है ना तो बहुत सिंपल डिवीजन होगा, बहुत इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। क्लियर। सेकेंड क्या तरीका है, व्हेन मास इज गिवन, अगर मास गिवन हो किसी सब्सटेंस का मास, तब n इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। अब एक यहाँ नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है वो जान लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला देखेंगे, है ना। तो मोलर मास बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत सिंपल सा। तो मोलर मास ये होता है मास ऑफ अ सब्सटेंस इन 1 मोल, हो गया। ग्राम पर मोल को बोलते हैं मोलर मास, कि कितना ग्राम होगा 1 मोल में, मतलब 1 मोल कोई सब्सटेंस अगर हो रहा है तो कितना मास आया, इट इज कॉल्ड मोलर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राम पर मोल में, ये रहा इसका यूनिट मोलर मास का। जैसे वाटर का 1 मोल में कितना ग्राम हो रहा था, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2O, इट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। कार्बन के लिए क्या हो रहा था, 12 ग्राम पर मोल। अब ये जो मोलर मास है ना, ये हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आयन के लिए यूज कर सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, कोई भी हो, सबके लिए यूज हो जाएगा क्या, मोलर मास। यहाँ भी क्या हो रहा है, इतना। अब अगर कोई आयन लेते हैं, जैसे कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयन, कार्बोनेट आयन है, इसके लिए मोलर मास क्या, तो इसके लिए मोलर मास 60 ग्राम पर मोल की, 1 मोल में बताइए कितना,
तो वही ये यहाँ रखा गया है, जो भी गिवन हो डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे अभी क्वेश्चन क्या देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर हमारे पास ये तो फॉर्मूला हो गया। अब लेते हैं कार्बन, ये गिवन था 60 ग्राम, तो बताइए कितना मोल होगा। तो 1 मोल बराबर 12 ग्राम, 60 5 मोल, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू गिवन मास, क्वेश्चन में 60, इसका मोलर मास होता है 12 इज इक्वल टू 5 मोल। हो गया ये सॉल्व। क्लियर। अभी बिल्कुल ऐसा ही सिंपल फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। एक और फॉर्मूला आता है फॉर गैसेस ओनली। अगर गैस है सिर्फ उसी के लिए यूज करना है, और अगर गैस है तो ठीक है, उसका कंडीशन भी होता है एट STP। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला इज फॉर गैसेस ओनली व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। अगर वॉल्यूम गिवन हो तब, मतलब सिर्फ वॉल्यूम अगर गिवन है हमारे पास कि हाँ ये 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर ऐसा है, तब क्या होगा, मींस फॉर गैस के लिए। और एक कंडीशन क्या लगा देते हैं एट STP। तो पहले देख लेते हैं, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन क्वेश्चन में कितना गिवन है वो देख लेना, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल में कितना वॉल्यूम आ रहा है। मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया यहाँ पर 22.4 लीटर से, और इस लीटर को अगर क्वेश्चन में ml में दिया है तो 22,400 लीटर भी ml भी लिख सकते हैं। ये रहा, तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये रहा कंडीशन दिया है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर T जो है वो कितना होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना 1 बार प्रेशर। ठीक है, तो ये सब फॉलो करना है। इसमें क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और वो 22.4 ml है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बताइए कितने मोल्स होंगे। तो हम अभी देख लेते हैं कितना मोल्स होगा। तो n इज इक्वल टू गिवन मोल 22.4 बाय 22,400 इज इक्वल टू, ये 100 टाइम सीधा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/100 मोल, या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 मोल। हो गया सॉल्व। समझ में आई बात। तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं जिससे हम कोई भी गिवन अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। ओके, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होना है। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब क्या, अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, या फिर प्रेजेंट इन। प्रेजेंट इन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, बस उसी फॉर्मूले का यूज करना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां है 60 grams of H2. Second is 40 grams of CaCO3. Clear? वैसे ही थर्ड इज 1.8 grams of H2O, and fourth one is 170 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल दिख रहा है ना, और फॉर्मूला भी पता है हमारे पास। n इज इक्वल टू, सब में मास गिवन है,
कहीं भी कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गिवन मास 60, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है ना, ये 60 ग्राम में लगा हुआ है और ये ग्राम पर मोल है, मोलर मास। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 60 ये कितने से 30 टाइम्स से ग्राम ग्राम कैंसिल, ये पर मोल, जो मोल नीचे था वो मोल अब ऊपर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 30 मोल। सेकेंड 40 ग्राम डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, इट इज इक्वल टू, एक बार मैंने ये लिख दिया है ना तो सीधा आंसर मोल में आएगा, मोल लिख देते हैं ना, बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। n इज इक्वल टू, तो 40 को 100 से डिवाइड किया गया, इट इज इक्वल टू 0.4 मोल। हो गया क्लियर? अगला क्या टर्म आ रहा है? नेक्स्ट टर्म इज 1.8 डिवाइडेड बाय 18, n इज इक्वल टू, तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.1 मोल मिलेगा। यहाँ क्या 170 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू कितना बोला जाए, 10 मोल, तो इट इज इक्वल टू 10 मोल। हो गया सॉल्व। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन रखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल की जगह मॉलिक्यूल्स कर दिया जाए प्रेजेंट इन, बाकी क्वेश्चन सब सेम, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, मोल्स तो फाइंड कर लिए, अब एक सिंपल सा टर्म है ना यूनिटरी मेथड, वो अप्लाई करते हैं। तो यूनिटरी मेथड अगर इसको अभी हम हटाते हैं, एक सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में क्या बोलता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको Na मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एक मोल में कितना Na मॉलिक्यूल्स होगा, हमारे पास कितने मोल्स हैं 30 मोल्स हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू Na, तो 30 मोल इज इक्वल टू 30 Na मॉलिक्यूल्स। हो गया सॉल्व, क्लियर। वैसे ही बाकी सब भी जो भी है उनको भी देखेंगे। जैसे यहाँ सेकंड क्या था, सेकंड था 40 ग्राम ऑफ CaCO3, तो हमने मोल कितना निकाला था, इट इज इक्वल टू 0.4 मोल आ गया था। अब 1 मोल में क्या आता है, 1 मोल में ये आता है, तो 0.4 में क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 0.4 Na मॉलिक्यूल्स। हो गया आंसर। इस तरह से ये भी सॉल्व, क्लियर। अब एग्जाम में क्या है ना, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, हम अगर इस Na के टर्म में भी इसको छोड़ दे तो भी करेक्ट, वहां भी कोई रॉन्ग नहीं होगा। मतलब क्या कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ऑप्शन अगर रहा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, कैसा ऑप्शन होगा, इन टर्म्स ऑफ Na, इन टर्म्स ऑफ Na 0.4 Na मॉलिक्यूल्स, ये हो गया। इधर क्या देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं हमारे पास 0.1 मोल आया, तो 0.1 मोल इज इक्वल टू 0.1 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, या फिर Na का इंटू भी दे सकता है यहाँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 0.1 इंटू दिस नंबर, तो बस एक जीरो यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि वो 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा भी दिख सकता है, ऑप्शन में क्या दिख सकता है, ये लिखा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ये भी दिख सकता है। ये क्या 10 मोल्स है, तो 1 मोल इज इक्वल टू Na, तो 10 मोल इज इक्वल टू 10 Na, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, ये दोनों करेक्ट है। और यूनिट क्या लगेगा, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल्स में, ये क्या मॉलिक्यूल्स में, दोनों के लिए सेम यूनिट हम यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स, क्लियर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, मतलब अब एटम फाइंड करेंगे। ये तो मॉलिक्यूलर था, सब मॉलिक्यूल्स थे, तो इसमें हम लोगों ने मॉलिक्यूल फाइंड किया था। अब यहाँ बात होगी एटम्स की, तो देखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन, और 0.6 ग्राम कार्बन का है। सेकेंड लेते हैं 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 2 ग्राम कैल्शियम का है। थर्ड इज 5.4 ग्राम ऑफ Fe, आयरन के लिए, सॉरी 5.6 ग्राम लेते हैं आयरन के लिए Fe। वैसे ही 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का लिया गया। क्लियर है? तो अब इन सबको देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ सब एटॉमिक फॉर्म में अपने एटम मतलब एलिमेंट लिया गया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? एटम्स फाइंड करेंगे। n इज इक्वल टू, पहले तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं कितना मोल है, और एक मोल में Na एटम होगा तो जितना भी मोल आएगा वो इनटू Na कर देना है। मींस 0.6 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होता हुआ क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 1/2 टाइम्स ये, है ना, लेकिन 0.1/2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब ये हो गया 0.1, ये हो गया 2, तो जब इनको तो ये कितना वैल्यू आएगा? ये वैल्यू फाइंड करके 0.05 मोल आता हुआ दिख रहा है। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एटम्स कितने होंगे? तो 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम्स, तो इतना मोल इज इक्वल टू, तो 0.05 मोल इज इक्वल टू 0.05 Na एटम्स। ऑप्शन में ये भी दिख सकता है, ठीक है, या फिर इस वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। पॉइंट अगर यहां ले जाएंगे तो एक यूनिट क्या होगा? घटेगा। मतलब ये जो है ना, ये डेसिमल वाला क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 4 3 2 1 एक कोई नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। अब इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें, मतलब पॉइंट इधर लगा दें, तो ये इंटू 10 हो जाएगा। एक और अगर इधर पढ़ रहे हैं, यहाँ हटाकर यहाँ लगा दिया जाए तो ये इंटू 10⁻² हो जाएगा। इधर यहाँ लगा दे रहे हैं ये टर्म, तो 10⁻³ हो रहा है। मतलब अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो ये पावर इंक्रीज होगा। और अगर इस साइड बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहीं भी मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं। यहाँ क्या ये टर्म आया, इसको अगर यहाँ पॉइंट लगाया जाए, यहाँ लगाया जाए, मतलब 5 × 10⁻⁻² Na एटम्स, ऐसा भी क्वेश्चन में दिख सकता है, ये भी दिख सकता है ना। तो ऑप्शन देख लेना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस तरह से हम उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट? 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम है हमारे पास 2 ग्राम, तो कैल्शियम अगर 2 ग्राम है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये 1/20 आ जाएगा। फिर ये कितना मोल? ये 0.1/2 हो रहा था, ये भी सेम निकल कर आएगा जब इसको सॉल्व 0.50 मोल। ये भी इतना ही फाइंड हुआ। एक मोल में कितना? तो 1 मोल में Na, तो 0.05 मोल इज इक्वल टू 0.05 Na एटम्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? 5.6 ग्राम ऑफ Fe। n नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 5.6/56, ये हो जाएगा 0.1, और एक मोल में Na, तो 0.1 में 0.1 Na एटम्स। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ एल्यूमिनियम है 5.4/27, इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या बनकर आ रहा है? ये आ रहा है 2/10, ऐसा लिख सकते हैं। और 2/10 अगर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा, इट इज 0.2 मोल। तो ये 0.2 Na
एटम्स, हो गया सॉल्व। तो ये चारों क्वेश्चंस इस तरीके से। तो ये जो है ना, मतलब एटम निकाल लीजिए, मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, एकदम सबसे सिंपल फर्स्ट स्टेप का एक क्वेश्चन, या फिर इसको जीरो लेवल क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई लेवल नहीं। हमने क्या पढ़ा, मोल पढ़ा, रिलेशन देख लिया मास का और उससे मोल्स निकाल लिया। समझ में आ गई बात। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, एक स्टेप और ऊपर, मतलब फर्स्ट स्टेप, मतलब एक लेवल और बढ़ेंगे कि ये जो है ना जीरो लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें बताइए कितने एटम्स होंगे। समझ में आ रही है बात? ओके, तो उसकी बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल दिया है, मींस अब क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। अब एटम्स फाइंड करना है किसमें, वो देखा। फर्स्ट इज 1.8 ग्राम ऑफ H2O, second is 100 grams of CaCO3, fourth is 1.7 gram of NH3 and third is this, और फोर्थ क्या है, फोर्थ ले लेते हैं 1.6 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, मैं ये दोनों आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आपसे ये दोनों भी काफी इजी है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्या है, तो सबसे पहले हम मोल्स तक पहुंच जाते हैं, कितना मोल्स है। क्लियर, तो कितना मोल होगा, 1.8 बाय 18 इज इक्वल टू 0.1 मोल, और 0.1 मोल अगर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.1 Na मॉलिक्यूल्स होगा। हो गया, हम तो मॉलिक्यूल तक आ गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एटम्स कितना होगा, एटम देखना है, तो ये देखा जाए। H2O, अगर सिर्फ H2O लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम्स हो गए। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट है, हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है, 0.1 Na मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स, तो वी हैव 0.1 Na molecules is equal to 3 into 0.1 Na एटम। अब यूनिट भी लगा दिया जाए कि इतना एटम होगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या निकल कर आएगा, 0.3 Na एटम्स आएगा। समझ में आ गई बात, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम मोल्स फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, मोल्स, जो भी गिवन मास है मोल्स निकाल लेते हैं, उससे क्या पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल, ये इतना मॉलिक्यूल था। अब एक मॉलिक्यूल में कितना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम दिख रहा है, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, तो इसको इनटू कर देना सीधा इस नंबर से। जैसे यही बात हुई कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, तो बताइए 10 क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे, तो इंटू 10 कर देंगे। या फिर कोई एक स्कूल है, उसमें 20 क्लास है ना, 20 क्लासेस है ना, 20 सेक्शन सब मिला करके 20 है, और ईच सेक्शन, एक सेक्शन में 40 है, मतलब एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट, तो 20 क्लासरूम में कितने, वही चीज है कि एक मॉलिक्यूल में 3, तो इतने मॉलिक्यूल में 0.1 Na मॉलिक्यूल में, तो इंटू कर दिया, वो आइटम फाइंड हो जाएगा। तो बाकी का ये दोनों भी बन जाएगा। एक और इधर था क्या, सेकेंड इज 100 ग्राम था, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 था। तो पहले तो मोल देख लेते हैं, N इज इक्वल टू 100 जीवन है, मोलर मास भी इसका 100 होता है, मतलब 1 एक मोल है, एक मोल है, तो मॉलिक्यूल कितना, 1 Na मॉलिक्यूल्स, ये इतना मोल था। अब
एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, एक कैल्शियम दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है और 3 हाइड्रोजन, टोटल 5 है। तो इट इज इक्वल टू 5 Na एटम्स। हो गया सॉल्व। समझ में आई बात। अब इसी क्वेश्चन में क्या होता है, बोल देगा ये तो ठीक है, टोटल एटम इतना है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, मतलब कितना ऑक्सीजन का एटम होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जैसा ये सॉल्व हुआ वैसे ये भी सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये है हमारे पास 5 Na एटम टोटल। तो हम आ जाते हैं वापस से यहाँ इस स्टेप पर। कितना मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ है तो टोटल तो 5 है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना, सिर्फ 3। मतलब ऑक्सीजन के सिर्फ 3 एटम्स हैं, 3O एटम्स। ऑक्सीजन का सिर्फ 3 एटम दिख रहा है। तो हमारे पास Na मॉलिक्यूल में कितना, तो हम लिख देंगे 3NaO एटम्स। हो गया सॉल्व। ये भी क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल में एटम फाइंड करने दिया हो तो ये सब तरीका है। अब ये भी बन जाएगा, क्या करेंगे, मोल्स में लाएंगे। मॉलिक्यूल हो गया वो उतना, और डिवाइडेड बाय इनटू इसको 4 से कर देना है। इसमें क्या 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में, मोल्स में लाएंगे, मॉलिक्यूल में लाएंगे, इनटू 5 कर देंगे, एटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। तो इस पे और जनरल क्वेश्चन काफी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन टेक्स्ट में, क्लियर। तो ये आप सॉल्व करिएगा, इसके बाद हम इसके अगले स्टेप को देखेंगे, क्लियर। तब तक के लिए